हमने पढ़ा था कल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये उसका नाम था। मुझे फटाफट से बताओ ये कितनी चीजों को डील करता था? ये डील करता था 5 चीजों को। तो पहली आइटम कौन सी थी? नेट प्रॉफिट और लॉस। फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स। ये कौन सी आइटम्स होती हैं? दीज आर अवर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स। ये हमारी मुख्य रूप में जो हमारा धंधा है उसकी आइटम्स होती हैं, जिसके अंदर सेल, परचेज, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा आते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंस है। क्या मैं कह सकता हूं ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है? इनके बारे में हमारा स्टैंडर्ड कुछ कहता है। वो क्या कहता है? नंबर 1 वो कहता है जी, अगर मान लीजिए इनका साइज सब्सटेंशियल है तो आप इसे क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर उसका साइज क्या है? सब्सटेंशियल है। साइज इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। इसका मतलब ये क्या है आपके लिए? एक जजमेंट है। या अगर उसकी नेचर सब्सटेंशियल है तो हमें तब भी क्या करना पड़ेगा? उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और नेचर क्या क्या है इसकी एक लिस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर आता है डिक्लाइन इन इन्वेंट्री, इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, लिटिगेशन, सेटलमेंट एक्सपेंसेस, लेजिस्लेटिव changes in retrospective, reversal of provisions, gain or loss on sale of investment या पीपीआई। तो इनको हम अपने पास क्या करते हैं? काम करते हैं। गौरव कह रहे हैं कि वीडियो क्वालिटी में आज गिरावट आई हुई है। हमारे एंड से तो कुछ हो ही नहीं सकता गौरव, आप अपने एंड पर देखें, ठीक है? बाकी अदर्स के लिए डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड। बाकियों के लिए है हाँ सब सही है, बच्चे बोल रहे हैं गौरव, बाकी सबने कह दिया सब सही है। डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड ये एक आइटम हो गई। इसके अंदर मैंने आपको एक बात और बताई थी। अपने पास एक बच्चे ने पूछा था कि क्या अगर मान लीजिए कोई रेट्रोस्पेक्टिव वेजेस इंक्रीज हो गए तो क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव चेंज है? रेट्रोस्पेक्टिव वेजेस इंक्रीज हो गए तो ये हमारा वो आइटम नहीं है। तो रेट्रोस्पेक्टिव वेज इंक्रीज कैन बी डिस्क्लोज as ordinary item if its size is substantial। इसका मतलब ये कि क्या मैं अपने पास रेट्रोस्पेक्टिव वेजेस को डिस्क्लोज करूंगा? हाँ, अगर साइज सब्सटेंशियल है तो डिस्क्लोज करोगे। नेचर की लिस्ट में वो आता नहीं है, अदर्स में आप लाओगे तो डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने कहा प्रायर पीरियड आइटम्स। तो प्रायर पीरियड आइटम्स कौन सी हैं? जो अराइज होती हैं कहां से? फ्रॉम एरर्स और ओमिशंस। अच्छा, ये एरर्स और ओमिशन इंटेंशनल होनी चाहिए या अनइंटेंशनल भी हो सकती है? एरर मींस एरर्स। वो बच्चे की कसम खाए और कहे गलती गलती से हो गई है, उससे मतलब नहीं है।
इसका मतलब इसमें इन डोंट चेक इंटेंशन, कि आप कहीं नहीं नहीं ईमानदारी से किया था तो कोई दिक्कत नहीं है। एरर्स मींस एरर्स जो कि रेक्टिफाई कब की जाती है, इन करंट ईयर, बट दे रिलेट टू, बताओ ये किसको रिलेट करती हैं, प्रायर पीरियड्स, यानी है वो प्रायर पीरियड में रेक्टिफाई करंट ईयर में की जा रही हैं। उसे बोलते हैं पीपीआई। मुझे ये बताओ इनको क्या डिस्क्लोज करना जरूरी होता है? द आंसर इज यस, इनका डिस्क्लोजर करना जरूरी होता है। यहां हमने एक बात बताई थी कि इंश्योरेंस का जो क्लेम है, इंश्योरेंस का जो क्लेम है, अगर मान लो ये अप्रूव हो गया था इन लास्ट ईयर, नॉट रिकॉर्डेड इन लास्ट ईयर, तो बताओ जी क्या होगा? आप उसको अब रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या ये एरर है? पिछले साल अप्रूव हो गया, रिकॉर्ड नहीं किया, ये पीपीआई है। लेकिन अगर नॉट अप्रूव्ड है इन लास्ट ईयर और नॉट रिकॉर्डेड इन लास्ट ईयर और करंट ईयर में अप्रूव हुआ और करंट ईयर में रिकॉर्ड हो गया, तो क्या ये पीपीआई है? द आंसर इज नॉट पीपीआई, नॉट पीपीआई। वैसे बताओ तब ये आइटम कौन सी होगी? अगर ये पीपीआई नहीं है तो ये आइटम कौन सी होगी? तो इंश्योरेंस क्लेम, क्या अगर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम भी एबनॉर्मल है? क्या एबनॉर्मल लॉस कॉमन अगर एबनॉर्मल है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम भी एबनॉर्मल है? द आंसर इज यस। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? दिस इज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाती है। बट एनीवे, इसी मुद्दे पर मैंने आपसे कहा था कि आईसीएआई ने क्या गलत करता है यहां पर, तो आईसीआई यहां पर आकर कुछ मिस्टेक करता है। तो इसका मतलब यह कि आपको उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आप अपने पास इसके अंदर या तो समझ लेना कि ठीक है भाई, आप मान लो ये पीपीआई है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हो गई हमारी एक, ये हो गई दो। नंबर 3 पर हमने आपसे कहा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब बारी आती है इंश्योरेंस क्लेम को रिकॉर्ड नहीं। हाँ, मिस्टर डी ने कहा है कि सर आग पिछले साल लगी है, क्लेम अगले साल रिकॉर्ड करेंगे तो मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट हो गया। भाई, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब यह नहीं होता है कि दोनों को आमने सामने मैच करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है प्रूडेंस के हिसाब से मैच करना है। ओके मिस्टर डी, ओके मिस्टर डी, कभी तुम अपना सही नाम भी बताना, क्योंकि हम तुम्हें मिस्टर डी कहते कहते थक गए हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? तो पहले अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स अप्लाइड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हो गया हमारे पास अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब। ठीक है। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज भी हो सकता है? हां, कई बार ध्यान रखना, इफ दिस मैटर इज न्यू, भाई जो पॉलिसी आई है वो मुद्दा नया है, दैट इज सिमिलर इवेंट वॉज नॉट एग्जिस्टिंग अर्लियर। अगर पहले वो इवेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट का हमने एग्जांपल दिया था कि पिछले साल नहीं थे और इस साल वो आ गए हैं, तो इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे, नॉट चेंज इन पॉलिसी। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसी। ये क्या हो गई? इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पॉलिसी। अच्छा, और अगर मैं कहूं कि अगर ये चेंज है, अदरवाइज इट इज चेंज,
अगर आपने पॉलिसी चेंज कर दी तो वो चेंज कहलाएगी। ऐसी स्थिति में आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। क्या डिस्क्लोज करना चाहिए? ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, रीजंस ऑफ चेंज इन पॉलिसी और इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन पॉलिसी। हमें ये अपने पास डिस्क्लोज करना चाहिए। अच्छा, व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ चेंज? रीजंस क्या हो सकते हैं? हमारा स्टैंडर्ड कहता है हमेशा यही रीजन होंगे: बेटर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस विद लॉ या कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये हमारे पास कारण हो सकते हैं। तो चेंज इन पॉलिसी होगी तो आपको अपने पास तब भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर हमने कहा कभी कभी हमारे पास क्या हो सकते हैं? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट का क्या मतलब है? ये हमारे हैं बेस्ट एस्टीमेट्स रिगार्डिंग, बताना किन मसलों पर हम लोग अनुमान लगाते हैं, जैसे कि लाइफ ऑफ एसेट्स, जैसे कि डेप्रिसिएशन मेथड्स, जैसे कि वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग रेट्स। हम बड़े सारी जगह पर क्या करते हैं? अपने बेस्ट एस्टीमेट का लेते हैं। एक बच्चे ने कहा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं लिखा। लिखा है मैंने। क्या वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का मतलब हो गया फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट? यानी ये वैल्यू का मतलब क्या हो गया? अमाउंट। किसी भी चीज का अमाउंट, कोई भी रेट, कोई भी डेप्रिसिएशन का मेथड या एसेट की लाइफ, इनके कंटेक्स्ट में आप लोग जो अनुमान लगाते हैं, दीज आर कॉल्ड एस्टिमेट्स। क्या दीज कैन चेंज? लेटर ईयर्स में क्या ये चेंज हो सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर ये चेंज होते हैं तो आप इसको बोलते हैं कि क्या इसके अंदर सब्सटेंशियल इफेक्ट है, जिसे आप मटेरियल इफेक्ट बोलते हैं, कि इसमें क्या मटेरियल इफेक्ट है या अदरवाइज है। अगर इसमें मटेरियल इफेक्ट है तो क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिस्क्लोजर करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको डिस्क्लोजर करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। फिर आगे आपका लास्ट आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या हैं? विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। दीज आर एबनॉर्मल आइटम्स। क्या ये एबनॉर्मल आइटम्स हैं? द आंसर इज यस। क्या ये फ्रीक्वेंट होती हैं? द आंसर इज नो। ये फ्रीक्वेंट नहीं होती हैं, ये कभी कभी होने वाली आइटम्स हैं। क्या हमें इनका डिस्क्लोजर करना जरूरी होता है? द आंसर इज यस। इनका डिस्क्लोजर करना जरूरी है, इनके डिस्क्लोजर को करेंगे। ईओआई में कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? लॉस बाय अर्थक्वेक, फायर, एक्सेट्रा। एक और एग्जाम्पल हो सकता है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कहता है रिफंड ऑफ ग्रांट्स। ग्रांट का रिफंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या आपने एएस 12 पढ़ा होगा? तो वहां पर भी ये डिस्कशन हुई थी कि अगर कोई ग्रांट की रिफंड होती है तो भी हमारे पास यहां आती है। एक बच्चे ने कहा लॉटरी, लॉटरी या गेमिंग बोल दे, लॉटरी या गेमिंग इनकम। ओके, वो भी इसके अंदर आ जाती है। हमें इन्हें भी अपने पास अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्या यही आपका स्टैंडर्ड है? द आंसर इज यस। रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे है? केशव कह रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ चेंज इन प्रॉपर्टी की वैल्यू में वो इसमें कैसे आ जाएगा? जैसे कि हमने कहा रीवैल्यूएशन पॉलिसी ऑफ पीपीई, ये एग्जाम्पल हो गया। तो बच्चे ने पूछा ये पॉलिसी कैसे है? ये AS10 अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपने AS10 में सुना होगा
कि हमारी कंपनी के पास चॉइस होती है कि वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर सकती है अपने एसेट को, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन को कॉस्ट मॉडल बोलते हैं, या वो फेयर वैल्यू मॉडल यानी रीवैल्यूड पर रख सकती है। तो ये आपकी चॉइस उसकी पॉलिसी बन जाती है। द आंसर इज नो। हिमांशु कह रहा क्या नई पॉलिसी अगर होगी तो क्या हमको डिस्क्लोज करना है? द आंसर इज नो, नॉट एज पर AS5। पर क्या नई पॉलिसी डिस्क्लोज होगी एज पर AS1? द आंसर इज यस, वो डिस्क्लोज होगी। हाँ ठीक है धोलू। अब मुझे ये बताइए, क्या हमने अपने पास यहां तक की बात कर ली? हम सवाल करें फटाफट।